हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक्टिक्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था एनिमल टिश्यूज के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज देखे थे। सो आज हम उसमें से एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर टुडे फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने समझा था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है तो वो लिविंग रहेगा, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग रहेगा। फिर हमने देखा था टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट अलॉन्ग विथ सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। फिर हमने देखा था कि अलग अलग टिश्यू जब स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में अरेंज होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, जैसे स्टमक, लंग्स, किडनी, लिवर। और फिर हमने देखा था टू और मोर ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर हमने ये भी समझा था कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये अपना काम स्प्लिट करती हैं इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर मैंने तुमको बेसिक फ्लो चार्ट समझाया था एनिमल टिश्यूज का कि एनिमल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के, जिसमें जो फर्स्ट रहता है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जो दूसरा है वो है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद जो थर्ड है वो है मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ वाला है दैट इज न्यूरल टिश्यू। आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मैंने तुमको जर्म लेयर्स के बारे में भी बताया था कि जर्म लेयर फॉर्म्ड होती है इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये राइज देती हैं टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। ठीक है, ये होती है 3 टाइप की, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के साथ। सो देखो, अगर बात की जाए एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू है एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब ये तीनों जर्म लेयर से डिराइव होता है, एंडोडर्मल भी, मेसोडर्मल भी और एक्टोडर्मल भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो इट प्रोवाइड्स लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। एपिथेलियम के पास 2 सरफेस होती है, एक फेस करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट, और जो सेकंड रहती है दैट इज इनसाइड। ठीक है, मतलब तुम देखो, सपोज ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी बाहर की साइड पे जो रहेगा वो रहेगा एपिथेलियम।
इसके अंदर के साइड पे जो रहेगा वो रहेगा एपिथेलियम। ये ऑर्गन के बाहर के साइड विल बी एपिथेलियम, इसके अंदर के साइड की जो लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियम। ठीक है, ये दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। सो इट प्रोवाइड्स द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। इसके पास दो सरफेस रहती हैं, एक जो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करे और एक साइड इनसाइड जो बॉडी कैविटी मतलब हमारी ऑर्गन्स की तरफ रहे। ठीक है, अब तुम बात करो एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये अवेस्कुलर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस टिश्यू इज अवेस्कुलर, मतलब देयर इज नो ब्लड सप्लाई। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो हाउ इट इज लिविंग, या फिर कैसे ये अपना काम कर रहा है। तो जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है ना, उसके साथ हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जो कि इसको न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन की बात करें तो इट इज एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। ये प्रोवाइड करता है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। दो सरफेस रहती है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करे और एक अंदर वाली जो बॉडी कैविटी को फेस करे। ये रहता है अवेस्कुलर, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। बट अब ये लिविंग क्यों है, क्योंकि जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा उसके साथ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट रहेगा जो कि इसको न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू इज हाईली रीजनरेटिव। मतलब अगर कहीं पे भी इंजुरी आ गई तो विद इन मतलब बहुत जल्दी टाइम में वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन पे कोई इंजुरी आ गई तो उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिकवर होने में, फटाफट हमारी बॉडी पे एक नई दूसरी स्किन आ जाती है। सो इट इज़ हाईली रीजनरेटिव। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो सी, देखो अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो हमें एपिथेलियल टिश्यू में मैंने तुमको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर है, तो ये जहाँ भी प्रेजेंट होगा इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें एक एपिथेलियल टिश्यू की, तो सबसे नीचे हमको मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों को मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सीक्रेट होती है बाय बोथ एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये भी नॉन सेलुलर है। ठीक है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लैमिना, बेसल लैमिना, जिसमें तुमको म्यूकोपॉलीसेकेराइड और उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। ठीक है, सो ये एक बेसिक ये फ्रेमवर्क है एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम बात करें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का रोल क्या है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये एक तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट है तो ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट। फिर उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू और इसको सेपरेट कर रही है, सेपरेशन बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो मैं तुमको ये डायग्राम फिर से एक बार अच्छे से समझाती हूँ। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो सबसे नीचे हम लोगों को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यू इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अवैस्कुलर है, मतलब उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। बट टिश्यू को काम करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स तो लगेंगे ना, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। समझ गया? उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रही है, ठीक है? मतलब एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक तो ये फंक्शन है उसका, और दूसरा फंक्शन है कि ये क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मिल रही है तो ये उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करें बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो ये भी नॉन सेलुलर है, ठीक है? और ये कम बनी हुई रहती है बेसल लैमिना की, जिसमें होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और फिर ऊपर हमको मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मैंने तुमको थोड़ा क्लासिफिकेशन कल बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम बना रहता है 2 और मोर लेयर्स का, और इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है? और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो इट इज सिंगल लेयर, और इसका रोल है सिक्रेशन, डिफ्यूजन। फिर इसको हमने शेप के बेसिस पे भी देखा था, पहला पढ़ा था हमने स्क्वैमस, पढ़ा थी, मतलब आज पढ़ेंगे स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, और तीसरा कॉलमनार, ठीक है? तो ये अब हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम की बात की जाए तो इसमें ओनली वन सेल लेयर, और हर सेल का एवरी सेल हैज डायरेक्ट कांटेक्ट विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब हर सेल कनेक्टेड रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ऐसे टाइप का टिश्यू फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्क्वैमस। अगर देखो तो ये कुछ ऐसे मिलता है हमको स्क्वायर शेप का, ठीक है? है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, हमको देख सकते हैं जो सेल्स है वो फ्लैट है, ठीक है? इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर है, इसलिए इसको टेस्टेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है? अगर तुम ये देखो तो तुम्हें इसका टाइल लाइक अपीयरेंस दिख रहा होगा, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। तो अगर आइस्क्वामस एपिथेलियम, उसका दूसरा नाम तो टेस्टेड एपिथेलियम या फिर पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों पेवमेंट एपिथेलियम? क्योंकि उसका टाइल लाइक अपीयरेंस है, और टेस्लेट क्यों? क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर है, ठीक है? अब मैंने तुमको बताया इसका जो मेन फंक्शन रहता है ना, दैट इज डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ठीक है? इस ये मेन फंक्शन रहता है इसका।
ये हमको मिलता है, अब देखते हैं ये हमको कहाँ मिलता है। सो इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज देखा, फिर ब्लड वेसल्स, उसके बाद में हार्ट, प्लूरा मतलब लंग की सरफेस, लंग्स, उसके बाद बोमेंस कैप्सूल दैट इज इन किडनी, लूप ऑफ हेनले ये भी किडनी में, ये तुम आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, और लंग्स में। सो इट वाज ऑल अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होती हैं जिसकी बाउंड्रीज इरेगुलर रहती हैं, इसी वजह से इसको टेस्लेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। उसके बाद इसका टाइल लाइक अपीयरेंस है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन देखें तो इट इज डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, राइट। तो सबसे पहले ये हमको मिलता है इन लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, उसके बाद लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर हमको ये मिलता है हार्ट में, लंग्स में, सैक्स ऑफ लंग्स, लूप ऑफ हेनले में, बोमेन कैप्सूल जो कि किडनी में है, ठीक है। और इसका हर सेल कनेक्टेड रहता है विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इट वाज ऑल अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हो अगर अब बात की जाए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो जैसे उसमें फ्लैटेंड सेल्स हैं, इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर इनका जो न्यूक्लियर रहता है, मतलब समझो ये क्यूब लाइक सेल है, राइट। तो इनका जो न्यूक्लियर रहता है वो ऐसे सेंट्रल रहता है। उसके बाद ये हमको कहाँ मिलते हैं, तो दिस आर फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे ये हमको मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में। उसके बाद इनका मेन फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर हम बात करें पीसीटी के एपिथेलियम की, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो हमको इसमें माइक्रोविला भी मिलते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है 70% ऑफ मिनरल्स, इसलिए इसमें हमको माइक्रोविला मिलते हैं। इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमको जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं ना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें भी ये इसकी थिक लाइनिंग मिलती है, जैसे ओवरी हो गया, टेस्टिस, दोनों में, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कुछ मॉडिफिकेशंस भी है, मैं वो भी तुमको बताती हूँ। अगर इनकी मॉडिफिकेशंस की बात की जाए, तो पहला है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जो दूसरा है वो है ब्रश बॉर्डर, ठीक है।
मैंने तुमको बताया कि पीसीटी में तुमको माइक्रोविलिया देखने को मिलती है। सो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इट इंक्रीज सरफेस एरिया और इसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करो तो ये तुमको दिखेगी ब्रोंक्यूल्स में। फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट, रेस्पिरेटरी रोल, जैसे ब्रोंक्यूल्स में हमको मिलता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक क्यूबॉइडल एपिथेलियम अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। ये रहता है टॉल और स्लेंडर। इसका जो न्यूक्लिया है वो हमको बेस में मिलता है, ठीक है। इसका भी मेन फंक्शन इज सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन। फिर अगर इसमें भी मॉडिफिकेशन होती हैं दैट इज सिलिएटेड। ये तुमको देखने को मिलेगा फेलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल में होता है एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा, ठीक है। फिर दूसरा ब्रश बॉर्डर, ये तुमको देखने को मिलेगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा फूड मटेरियल है डाइजेस्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है वो एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसका यहाँ पे रोल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम। अब एक और इसमें हमको मॉडिफिकेशन देखनी देखनी पड़ती है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। एक मिनट, तुमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना साइंस में, 8th 9th स्टैंडर्ड में। हमें पता है कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स मिलती हैं जिनका मेजर रोल होता है सिक्रेशन, या कोई ना कोई प्रोडक्ट सीक्रेट करती हैं, ठीक है। दो टाइप की ग्लैंड मिलती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, राइट। सो अगर हम बात करें इसकी तो कुछ सम ऑफ द क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं फॉर secretion of various substances, और फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब तुमने पढ़ा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो उसमें जो उसका सिक्रेशन रहता है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, उसके लिए अलग अलग डक्ट्स और ट्यूब्स हमको मिलते हैं, ठीक है। जैसे ईयर वैक्स हो गया, उसके बाद सीबम हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है। बट अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों को डक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, उनका सिक्रेशन डायरेक्टली पोर होता है इनटू ब्लड, राइट।
सो सी, पहले तो ग्लैंड्स होती है दो टाइप की, एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन। मैंने तुमको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं सलाइवा, म्यूकस, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सेट्रा। ये रिलीज होती हैं थ्रू डक्ट्स। whereas endocrine gland are ductless glands। ठीक है, ये सीक्रेट करती हैं हॉर्मोन्स। ये डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन। ठीक है, एक और होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जैसे पैनक्रियास। इनको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट में होता है। अगर एंडोक्राइन की बात की जाए तो पैनक्रियास सिक्रेट करती है इंसुलिन, और अगर एक्सोक्राइन की बात की जाए तो वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल रहती हैं, राइट। अब अगर सिर्फ ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की जाए, ये या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या मल्टी सेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, राइट, जैसे एलिमेंट्री कैनाल। और मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो इसमें होता है क्लस्टर ऑफ सेल, जैसा सलाइवरी ग्लैंड। सो इट वाज ऑल अबाउट सिंपल एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम भी है, मतलब वो उसका मेन रोल प्रोटेक्शन में रहता है, बट हमको एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। जैसे कंपाउंड एपिथेलियम के बहुत टाइप्स भी रहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो मैं तुमको ये ऊपर से समझाती हूँ, बट मैं कंपाउंड एपिथेलियम को पहले उसका मेन फंक्शन वगैरह तुमको बता देती हूँ जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मेरे को तुमको एक और चीज बतानी थी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन का भी बहुत सा आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे माइटोसिस, फिर सेल चेक पॉइंट्स, राइट। ये भी मैं तुमको एक लेक्चर में दे दूंगी रिकॉर्डेड। और इसके साथ ही मैं तुमको ना कंपाउंड एपिथेलियम की जो डिटेल दी हुई है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम जस्ट कंपाउंड एपिथेलियम को एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, इसका लेक्चर तुमको अलग से मिल जाएगा। देखो, अगर बात की जाए कंपाउंड एपिथेलियम की, तो मैंने तुमको बताया कि इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कवर करती है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ pharynx, then inner lining of ducts,
pancreatic ducts and salivary glands. ठीक है। सो कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम केमिकल और मैकेनिकल डैमेज। इसका मेन रोल प्रोटेक्शन का, ये मल्टी लेयर्ड है। ये कवर करता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट सरफेस ऑफ फेरिंग्स एंड बकल कैविटी और इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये था कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल जंक्शंस। सो यस, अब देखो सेल जंक्शन के बारे में। एनिमल सेल में कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं बहुत स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स। ठीक है। जो पहला जंक्शन हमको मिलता है दैट इज एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन का जो मेन फंक्शन रहता है इट इज परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये दो नेबरिंग सेल्स के बीच में उनको सीमेंट करके रखता है, मतलब कनेक्ट करके रखता है। दूसरा है गैप जंक्शन। ये एडजेसेंट सेल फॉर्म करते हैं गैप जंक्शन इंटरसेलुलर एक्सचेंज के लिए। ठीक है। जैसे ये हेल्प करता है सेल्स को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है और अलो करता है रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ कुछ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और जो टाइट जंक्शन है ये हेल्प करता है टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, मतलब कहीं भी कोई लीकेज होने नहीं देता। ये इम्पोर्टेंट है समटाइम्स। हाँ, यहाँ पे एवरी टाइम कर देंगे तो इट विल बी रॉन्ग। ठीक है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट सेल जंक्शंस और यहाँ पे तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन था प्रोटेक्शन, सिंपल का था सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। सिंपल में हमने तीन पढ़े, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और उनके मॉडिफिकेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेते हैं और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी, देखो अगर मैं बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ठीक है। अगर हम मैं पूछूं कि सबसे अबंडेंट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है एनिमल टिश्यूज में से, तो दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज मेसोडर्मल। ठीक है। ये जो अदर टिश्यूज या फिर ऑर्गन को एक साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि इनका स्पेशल फंक्शन है ऑफ कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या ऑर्गन ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इनके पास अबंडेंट इंटर सेलुलर मैट्रिक्स है, मतलब बहुत ज्यादा मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है। ये रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू हार्ड। जैसे सॉफ्ट में आ गया कार्टिलेज और हार्ड में बात करें तो बोन की। फ्लूइड भी होता है जैसे ब्लड और लिम्फ। ठीक है। उसके बाद में हमें इनमें फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी
और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर फाइबर्स में डिटेल्ड बात की जाए तो कौन से फाइबर्स देखने को मिलते हैं वो देखो। पहला जो फाइबर हमको देखने को मिलता है दैट इज कोलेजन फाइबर, और जो सेकंड है वो है इलास्टिक फाइबर। दिस आर वाइट इन कलर एंड मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, और अगर इलास्टिक फाइबर्स की बात करो तो ये येलो रहते हैं इन कलर। ठीक है, ये रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो सकते हैं। और ये बने रहते हैं इलास्टिन प्रोटीन के। अभी मैं तुमको एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन समझा देती हूँ कनेक्टिव टिश्यू का, कि हम कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से इसके सब टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुमको आगे की क्लास समझने में इजी जाएगी। ठीक है, सो देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का भी फ्लो चार्ट, जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू का देखा था। सो देखो, कनेक्टिव टिश्यू थ्री टाइप्स का रहता है। जैसे एपिथेलियल टू टाइप का था, तो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। जो पहला है दैट इज लूज, जो दूसरा है दैट इज डेंस, और जो तीसरा है दैट इज स्पेशलाइज। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करो तो पहले तुम इसमें पढ़ोगे एरियोलार टिश्यू, दूसरा पढ़ोगे एडिपोज टिश्यू। डेंस की बात करो तो इसमें तुम पढ़ोगे डेंस रेगुलर, जिसमें तुम देखोगे अबाउट लिगामेंट्स, और दूसरा टेंडन्स। और इनरेगुलर की बात करो तो यू विल, मतलब एक ही आता है इसमें दैट इज स्किन। और अगर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करो तो उसमें पढ़ोगे ब्लड जो कि फ्लूइड है, नो फाइबर्स, और उसके बाद तुम पढ़ोगे सॉफ्ट दैट इज कार्टिलेज, और सेकंड बोन दैट इज हार्ड। ठीक है, सो कल हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप तुमको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। थैंक you for watching this lecture. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. And thank you. See you in next lecture.